बचा था? उपागम पढ़ा दिए ना तीनों। अन्य कौन से? अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो मेरे, फिर मैं क्लास शुरू करता हूं। सहायक सामग्री पढ़ा दी? पढ़ा दी ना? फिर ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? चलो ठीक है, पढ़ा दी मतलब पढ़ा दी। अरे सुनो, वो अलग नहीं होते, सब सेम है। हाँ, एक एक सामग्री पढ़ा दी ना अच्छे से। प्रकार कितने बताए? प्रकार भी हो गए ना? मुझे बता दो एक बार, देख लूं। आज्ञा है आप लोगों की? अरे मेरे को नहीं, ये वाला नहीं, ये तो मुझे बताया, कहां छोड़ा मैंने। सहायक सामग्री में कितना हुआ? हाँ, इंद्रियों के आधार पर हो गई, प्रक्षेपण के आधार पर हो गई। लो, चलो थोड़ी सी पढ़ानी पड़ेगी। उसमें एनसीईआरटी के आधार पर 6 प्रकार लिखे नहीं एक तो, और एक तकनीकी के आधार पर वो थोड़ा सा लिखना है, बाकी सब ओके है। चलो मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा अच्छे से एक बार वापस, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। सर ने जो लिखा है वो नहीं लिखाऊंगा, कुछ पॉइंट कम कर देंगे, क्योंकि वही लिखा के वापस क्या करना है। तो थोड़ा सा पहले जो बचा है उसको पूरा करते हैं, इधर उधर नहीं, सिर्फ इधर। किधर मित्रों? इधर मतलब बोर्ड पे। हाँ, ये रहा। चलो इधर हम पढ़ रहे थे शिक्षण के उपागम, जिसमें हमने बात की थी अन्य उपागम की। इसमें पहला लिखेंगे अन्वेषण उपागम। कौन सा उपागम होगा बेटा? अन्वेषण। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रच्छा उपागम। कौन सा उपागम? प्रच्छा, इंक्वायरी। और तीसरा होगा रचना उपागम। कौन सा? रचना। और चौथा होगा आपका कौन सा मित्रों? दल उपागम। ये भी तो एक उपागम ही है, शिक्षण में सुधार का प्रयास। दल शिक्षण के रूप में भी होता है, उपागम के रूप में, वो सेम ही है। चले, तो हम बात कर रहे थे प्यारे मित्रों अन्य उपागमों की, जिसके अंदर हाँ यही अरे भाई, ये है पूरी सहायक सामग्री एक साथ। अभी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं और तुरंत पढ़ा देता हूं। टेंशन क्यों लेते हो? हर चीज का सॉल्यूशन हाथों हाथ होता है। चंद सेकंड के अंदर, जैसे आपने कुछ कहा, सुनो, मैंने इधर से उधर मैसेज किया, उधर से इधर आ गया, बस इतना ही तो टाइम लगता है। नेक्स्ट, इधर उधर नहीं, इधर। बेटा उपागम जो होते हैं वो शिक्षण वीडियो की तरह ही होंगे, सेमी होते, कोई ज्यादा माथापड़ी की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा भी है। और मैंने आपको थ्योरी कम लिखा के मेन समरी के रूप में उपागम पहले पढ़ाए थे। ढंग से सुनना मेरी बात को मित्रों, मैंने टू द पॉइंट चला था और आपसे कोशिश की थी कि इनमें अंतर आ जाए। जैसे मैंने कहा था, उपागम शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं मित्रों? उपागम कहते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। फिर मैंने कहा उपागम जो होते हैं वो प्यारे मित्रों हमारी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक प्रयोग करता है और पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी को विचारहीन अवस्था से विचार पूर्ण अवस्था तक लाता है। इस दौरान 3 मुख्य स्तर का प्रयोग करता है। पहला था स्मृति स्तर, जिसमें बच्चों को तथ्य बताए जाते हैं।
दूसरा था प्यारे मित्रों जिसको हमने कहा बोध स्तर समझाता है, और तीसरा तर्क चिंतन स्तर। हो गए थे ना तीनों स्तर? कोई दिक्कत इनमें बेटा? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, तो अगला देखना इधर, अन्वेषण उपागम, प्रच्छा उपागम, रचना और दल मैंने आपको पहले ही बात कर ली है। 3 की बात करनी है, फटाफट करके फिर सहायक सामग्री की बात करता हूं। नेक्स्ट, बढ़े आगे। तो प्यारे मित्रों, ऑनलाइन वालों को भी प्रिंट उपलब्ध बिल्कुल करवा दूंगा भाई, ये फाइल अभी हाथों हाथ लोड करवा देना। चलो इधर अब बात करते हैं अपन किसकी? अन्वेषण। अब ढंग से सुना बेटा, तीनों में अंतर बताता हूं ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाने चाहिए। मैं लंबी चौड़ी रामायण नहीं कहूंगा, मैं मेन फैक्ट पे बात करूंगा, ये है क्या। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी शिक्षक जो विज्ञान पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ाते समय अगर उसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर अन्वेषण प्रवृत्ति का, कौन सी बेटा? अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना, अन्वेषण को क्या कहते हैं? खोज प्रवृत्ति। या कौन सी प्रवृत्ति कह सकते हैं बेटा? अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास करना है, तो वो अन्वेषण उपागम का प्रयोग करता है। जब भी बच्चे को अन्वेषण उपागम पढ़ाना होगा तो प्यारे मित्रों हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा रहस्यमय, कौन सी बेटा? रहस्यमय घटना बच्चे को दी जाती है, और रहस्यमय घटना से अन्वेषण उपागम के अंदर शुरुआत की जाती है। और जो बच्चों के प्रश्न होते हैं बेटा, वो प्रश्न हमेशा किससे जुड़े होते हैं? परिकल्पना से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं बेटा? परिकल्पना से जुड़े हुए होते हैं। उनको अपन कहते हैं कौन से उपागम? अन्वेषण उपागम। तो ध्यान रखना मित्रों, वापस ढंग से सुनो, जीरो से बात कर रहा हूं। अन्वेषण उपागम जो होता है, जब भी इसका उपयोग करना होता है उस समय शिक्षक का उद्देश्य होता है बच्चों में खोज प्रवृत्ति का विकास हो, बच्चों के अंदर अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास हो। उस उद्देश्य से हमेशा अन्वेषण उपागम का विज्ञान का शिक्षक उपयोग करता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब अन्वेषण उपागम का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों के सामने शिक्षक द्वारा एक ऐसी घटना रखी जाए जो रहस्य हो, और बच्चों के उसके मन में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो, और बच्चों के जो प्रश्न आएंगे वो मन से परिकल्पना करके कल्पनाओं के आधार पर होंगे, उसको कहा जाएगा उपयोग करना अन्वेषण उपागम। और इस दौरान जो शिक्षक, जो विद्यार्थी, शिक्षक और अध्येता के मध्य जो प्रश्नों का विचार विमर्श होता है उसको बोलते हैं बेटा शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। जैसे अब मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा में जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या क्लास में आप गए स्कूल के अंदर, मान लो वहां पर एक लट्टू लगा हुआ है, लट्टू बल्ब, विद्युत बल्ब लगा हुआ है, ठीक है बेटा, और बल्ब मान लो फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज। तो आप जैसे बल्ब फ्यूज हुआ तो बच्चे एकदम क्लास के अंदर, आप बच्चों के सामने प्रश्न लाते हो, बताओ विद्यार्थियों ये जो बल्ब है, ये जो लट्टू है, ये फ्यूज क्यों हुआ? तो बच्चों के सामने क्या आएगा? एक रहस्य, एक रहस्य होगा ना छोटी क्लास के अंदर। तो बिल्कुल अभी तो ये रोशनी दे रहा था और अब बिल्कुल नहीं देता, ऐसा इसमें क्या है कि ये फ्यूज हो गया। अब आप मान लो शिक्षक होने के नाते टेबल कुर्सी को पास में लाके लट्टू को खोल के बच्चों के सामने लाते हो, बताओ इसको देखकर तो पूरी क्लास, कुछ बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो जल्दी से अरे जाओ लट्टू देख के आते हैं, चल मास्टर के हाथ में, आगे भी आएंगे, और शिक्षक के टेबल के चारों ओर विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे, और शिक्षक उन विद्यार्थियों से कहेगा बताओ ये बल्ब फ्यूज क्यों हुआ, बताओ इस बल्ब के अंदर क्या होता है, बताओ ये बल्ब किसका बना होता है। तो विद्यार्थी कहेगा, कुछ तो होंगे ही होंगे ना बेटा, जो कहेंगे कि सर ये कांच का बना होता,
किसी से पूछा इसके अंदर क्या है, तो कुछ कहेगा सर गैस है। किसी ने कहा हाँ सर मैंने पढ़ा इसके अंदर ऑर्गन गैस होती है। कोई कहेगा ऑर्गन क्या है, अरे गैस का नाम है पागल, ये कैसी होती है। तो बच्चों के सामने क्या आएगी बेटा, आश्चर्य, रहस्य, और मन में क्या बनेगी, परिकल्पनाएं। अच्छा इसमें गैस होती है, कल्पना बने ना, उपकल्पना, परिकल्पना का निर्माण होगा। वो गैस कैसी होती है, वो गैस क्या काम करता है, किस प्रकार की बनी होती है। तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, क्या होगा, परिकल्पनाएं, उपकल्पनाएं, और फिर विद्यार्थी क्या करेगा बेटा, शिक्षक से विचार विमर्श करेगा, शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करेगा, उनके मन में जिज्ञासा लाएगा, और दोनों आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से संवाद करेंगे। इसी को नाम दिया जाएगा शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया। और शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया तब तक चलती है जब तक कि मित्रों समस्या का समाधान नहीं हो जाए, लट्टू के सभी उत्तर नहीं मिले। या याद करो, जब छोटे थे और घर पे सेल खत्म हो जाता था और मम्मी कहती थी जा ये सेल बाहर फेंक के आ, तो अपन मान लो भाई बहन बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कहते रुको रुको, लाओ लाओ मैं फेंक के आता हूं इसको, बिना के काम करेंगे। क्यों, मन में एक इच्छा थी इसके अंदर क्या है। था कि नहीं था मित्रों, उस सेल को लिया, तुरंत बाहर गए, देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, जेब में डाला और वापस आ गए। और क्या कहा मित्रों, फेंक दिया। क्योंकि हाथों हाथ अगर भाई बहन को बताए तो वो मम्मी को बताए, और अभी हम तुरंत सेल को फोड़ के देखे तो मम्मी फोड़े, इसलिए हमने चुपचाप उसको रख दिया। और जब भी किताबों में छुपा के रख दे, जब भी मौका मिलता है वो सेल बाहर आता है, उसका पूरा पोस्टमार्टम, हाथ भी काले, कपड़े भी काले, खुद भी काले, नहीं खुद तो पता नहीं। तो प्यारे मित्रों, और जब पूरी दिमाग लगा के माथा फोड़ी करके उस सेल को तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ये काले सी रोड। तो ये भी तो एक रहस्य ही हुआ अपने लिए, बस इसमें यही है। तो इससे पहले कितनी परिकल्पनाएं बनी थी। क्लास के अंदर अगर शिक्षक एक सेल को लेकर आए तो विद्यार्थी कहेंगे इसके अंदर क्या है, तो बताओ परिकल्पना बनेगी नहीं बनेगी, इसमें एक काली रोड है। कोई कैसे, कल ही तो मैंने फोड़ के देखा, ऐसे मन में होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर क्या भरा होता है, कुछ नहीं, काला काला मटेरियल होता है, MnO2। कोई कहेगा MnO2 तेरे को कैसे, अरे पढ़ा है भाई साहब, तो दूसरे देखेगा तेरे को आता है। तो बच्चों के अंदर क्या बनती है, परिकल्पनाएं, रहस्यमय घटना बच्चों को दो, और फिर बच्चों को क्या करो बेटा, जिज्ञासा के माध्यम से खोज प्रवृत्ति का, अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करो। इस तरह से पढ़ाना कहलाता है अन्वेषण उपागम। आया कुछ समझ में, गया वापस, पता पड़ गया। बताओ इसमें कौन सी क्रिया होती है, शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया। अध्येता कौन होता है, छात्र, और शिक्षक तो शिक्षक ही है, और दोनों के बीच बातों का क्या होगा, आदान प्रदान। इनको क्या नाम दिया, अन्योन्य क्रिया। आई समझ में भाई। और ये तब तक चलेगी जब तक कि तर्क चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता। आया कुछ, कोई दिक्कत, बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, अगला कौन सा है, प्रच्छा, प्रच्छा उपागम, इंक्वायरी मेथड। प्यारे विद्यार्थियों, प्रच्छा उपागम का जन्मदाता है, देने वाला है, प्रतिपादक है रिचर्ड सचमैन। कौन है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। कौन है, रिचर्ड सचमैन। सच्चे आदमी है बेचारे, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया सच्चाई पे। रिचर्ड सचमैन, इन्होंने कहा, इनकी मान्यता है कि जो बच्चा होता है वो शुरू से ही जिज्ञासु स्वभाव का होता है।
बच्चे हमेशा कैसे होते हैं मित्रों? जिज्ञासु स्वभाव के। और बच्चे के मन में हमेशा प्रश्न करने की इच्छा होती है और बच्चा प्रश्नों के माध्यम से आनंद की अनुभूति करता है। यह कहा किसने? सचमैन साहब। सचमैन साहब ने कहा कि बच्चे की प्रवृत्ति शुरुआत से ही जिज्ञासी होती है और बच्चा प्रश्नों के माध्यम से उत्तर पाकर के आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जैसे कभी आपने गाड़ी पे आगे बिठा के बच्चे को, छोटे को, साल 2 साल का जो बोलता है, मार्केट के अंदर गए होंगे, तो जैसे आप घर से बाहर निकले और कोई गाय भैंस सामने आई, बच्चा कहेगा क्या है? आप कहोगे गाय है। अच्छा ये गाय है, इसके पूत क्यों है, इसके थींग क्यों है? वो प्रश्न करता रहेगा और आप उत्तर देते रहोगे। दोगे कि नहीं दोगे? थोड़े आगे बढ़े और उसने फिर पूछा ये क्या है? आप कहोगे देख इस बार बोल दिया ना तो कल से मैं कभी मेरे साथ गाड़ी पे नहीं लाऊंगा। बच्चा डर जाएगा, अच्छा नहीं लाएंगे, नहीं, फिर कुछ नहीं पूछूंगा। थोड़ी देर हुए सब्जी वाला कोई आया, ये क्या है? क्योंकि बच्चे की मन की हमेशा क्या होती है बेटा? जिज्ञासा। याद करो, हमेशा आप बच्चों को छोटा खिलौना लाके दो, सबसे पहले बच्चा उसको क्या करेगा? सबसे पहले उसका स्वाद लेगा। क्या पढ़ा? फिर पूरी साइको पढ़ ली। सबसे पहले टेस्ट लेगा। याद करो, इसको मत दो, मुंह में डाल देगा। कहते नहीं कहते छोटा बच्चा, क्योंकि वो सबसे पहले क्या करता है? स्वाद। फिर अच्छे से देखता है, फिर बचीड़, फिर उसका विश्लेषण करता है और फिर मम्मी आ गई, अब क्या करे? इसका संश्लेषण। होता है कि नहीं होता है? याद करो वो पल जो आपने भी किए थे और आपने भी पढ़ा था। सर अन्वेषण का जन्मदाता कौन है? नहीं है बेटा, ये तो सीधा आया है उपयोग के आधार पर, घटनाओं के आधार पर। यह जन्मदाता सिर्फ कौन है? प्रच्छा का, क्योंकि शिक्षण विधि के रूप में भी काम में ली जाती, इसलिए जैसे दल, और इसको उपगम के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो बेटा रिचर्ड सचमैन साहब का मानना है कि बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे प्रश्न करने की कला सीखेंगे, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होगा, तर्क चिंतन शक्ति बढ़ेगी और बच्चे निकट भविष्य में समस्याओं को समाधान करने के योग्य बनेंगे। यह है बेटा प्रच्छा उपागम। और इसमें इस तरह के प्रश्न देने चाहिए कि प्यारे मित्रों, ज्यादातर के उत्तर शिक्षक हां या ना में दे सकते। आया समझ में? ज्यादातर उत्तर कैसे होते हैं बेटा? हां या ना में। जैसे सर मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो कान, तो शिक्षक जैसे ही लिखा कान, विद्यार्थी बोलेगा सर इससे तो हम सुनते हैं। हाँ वही हम सुनते हैं, तो कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? सर ध्वनि तरंग। यस। कितने भाग होते हैं इसके? कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 2। तो बेटा शिक्षक क्या करेगा? प्रयास करेगा कि प्रश्न ज्यादा से ज्यादा इस तरह के हो कि उत्तर कैसे निकले? हां या ना में, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी जिज्ञासा पूछ सके, प्रश्न करने की कला विकसित कर सके और शिक्षक सीधे सीधे शॉर्ट और सटीक उनसे क्या दे सके? आंसर। छोटी कक्षाओं में तो ऐसे ही होगा। इसको कहा जाता है कौन सा बेटा? प्रच्छा उपागम। आया समझ में? और वापस गया? यस सर। कितने उपागम पढ़ लिए बातों बातों में? पहला कौन सा है? कहां से शुरू होगा? रहस्यमय घटना से। बच्चों के प्रश्न कैसे होंगे? परिकल्पनाओं से संबंधित। और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होने वाली क्रियाओं को क्या नाम देंगे? शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया। दूसरा कौन सा? कौन दिया? रिचर्ड सचमैन। क्या मानना इनका?
बच्चे स्वभाव से ही कैसे होते हैं बेटा? जिज्ञासु। सर उपागम क्लास ऐप में नहीं है तो आ जाएगी, क्यों टेंशन लेते हो? आ गया समझ में कुछ और वापस गया? अगला है बेटा रचना उपागम। मित्रों, बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान निर्माण करने की क्षमता विकसित करना ही, रचना करने की क्षमता विकसित करना ही कहलाता है रचना उपागम। बच्चों में पूर्व ज्ञान का उपयोग करवा करके नवीन ज्ञान निर्माण करने की क्षमता विकसित करना, नवीन ज्ञान रचना करने की क्षमता विकसित करना। अरे निर्माण कह दो, रचना कह दो, सृजन कह दो, वही बात होगी। ये मित्रों जेरोम ब्रूनर के, किसके नाम सुना होगा? जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। किसके कार्यों पर? जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, इनके ऊपर आधारित है। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि विद्यार्थियों को हमेशा मूल विषय वस्तु बतानी चाहिए। विषय वस्तु की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रकृति, मूल संरचना बतानी चाहिए, जिससे क्या होगा, और विद्यार्थियों को इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से बताओ कि विद्यार्थी खुद ज्ञान की संरचना कर सकता है, खुद निर्मित कर सकता है। इसलिए तो नाम दिया था निर्मितवाद। तो ये तो होगा रचनावाद। पढ़ाना निर्मितवाद। ये कहते हैं कि बच्चों को पूरी जो विषय है उसकी मूल प्रवृत्ति बताओ, उसकी मूल संरचना बताओ, ताकि विद्यार्थी आराम से उसको समझेगा तो सीखना सरल हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का रचना कर सकता है। बच्चा ज्ञान की प्राप्ति स्थायी होगी जब पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान देगा तो। और मित्रों, बच्चों के अंदर विषय की समझ विकसित होगी तो वो अपने आप उत्तर देने का प्रयास करेगा। इस तरह से पढ़ाना चाहिए। यह है बेटा कौन सा उपागम? रचना उपागम। और दल तो आपको पता ही है क्या है बेटा। दल 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की व्यक्तिगत योग्यता करके बच्चों को क्लास में पढ़ाने का प्रयास करो, ताकि उसका प्रभाव और अच्छा होगा, शिक्षण और सरल और प्रभावी होगा, नयापन आएगा, जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ेगी और विद्यार्थी और अधिक सीखेंगे। शिक्षण सरल होगा तो उद्देश्य की पूर्ति होगी। और याद करो, शिक्षण में की जाने वाली वे क्रियाएं, वे कार्य जिससे शिक्षण प्रक्रिया सरल प्रभावी बने, उसी को तो हमने उपागम कहा। तो ये सब क्रियाएं होगी, इनका उपयोग करके शिक्षण को क्या बनाना चाहिए? सरल प्रभावी, ताकि उद्देश्यों की पूर्ति क्या हो? आसानी से। अंतर आया समझ में? कोई दिक्कत? बढ़ूं आगे? तो एक एक को पढ़ते हैं, तो एक एक वापस रिपीट भी हो जाएगा और साथ में लिखा भी दो। तो लिखो पहला अन्वेषण उपागम। बेटा पूरा प्रयास किया मैंने समझाने का, अब लिखा देता हूं। लिखा दूं? तो सबसे पहले लिखो कौन सा उपागम? सर प्रच्छा उपागम। एक बार वापस बिल्कुल बता दूंगा लिखाते समय। लिखो पहले किसकी बात कर रहे हैं? अन्वेषण। या चलो लिखो, यदि आपके विज्ञान पढ़ाते समय, हाँ इसमें थ्योरी लिखो थोड़ी सी। यदि आपके विज्ञान पढ़ाते समय सर, चलो बाद में प्रश्न का उत्तर देंगे, पहले एक बार पूरा लिखाऊंगा, बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर डाइवर्जन हो जाता है। लिखो, यदि आपके विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में, शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में अन्वेषण मनोवृत्ति, अन्वेषण
मनोवृत्ति, अन्वेषण मनोवृत्ति का विकास करना होता है, अन्वेषण मनोवृत्ति का विकास करना होता है, तो अन्वेषण उपागम का उपयोग करते हैं। तो अन्वेषण उपागम का प्रयोग या उपयोग करते हैं, अन्वेषण उपागम का प्रयोग करते हैं। लिखो, अन्वेषण उपागम एक रहस्यमय घटना, अन्वेषण उपागम एक रहस्यमय घटना से, अन्वेषण उपागम एक रहस्यमय घटना से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, रहस्यमय घटना से प्रारंभ होता है, जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यार्थी आपस में, शिक्षक व विद्यार्थी आपस में विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जिसमें छात्र प्रश्न करते, जिसमें छात्र प्रश्न करते हुए, जिसमें छात्र प्रश्न करते हुए तथा विश्लेषण करते हुए, विश्लेषण करते हुए समस्या समाधान तक पहुंचते हैं, समस्या समाधान तक पहुंचते हैं, समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। इस दौरान छात्रों के प्रश्न, छात्रों के प्रश्न परिकल्पना से जुड़े हुए होते हैं, परिकल्पना से जुड़े हुए होते हैं, परिकल्पना से जुड़े हुए होते हैं, जिसके द्वारा छात्र व शिक्षक का, जिसके द्वारा छात्र व शिक्षक का विचारों का आदान प्रदान होता है, छात्र व शिक्षक के विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसे शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया, जिसे शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया कहते हैं, शिक्षक अध्येता अन्योन्य क्रिया कहते हैं। यह क्रिया तब तक चलती है, यह क्रिया तब तक चलती है जब तक संदर्भ सामग्री की सहायता से, संदर्भ पाठ्य पुस्तक तब तक चलती है जब तक
संदर्भ सामग्री की सहायता से परिकल्पनाओं का, संदर्भ सामग्री की सहायता से परिकल्पनाओं का समाधान हो, परिकल्पनाओं का समाधान व सत्यापन हो, ऐसे लिख दो, समाधान व सत्यापन हो। भाई बच्चे जो बोल रहे हैं वो सत्य भी तो हमें करनी पड़ेगी, नहीं होगी तो बतानी पड़ेगी। तो समस्या का समाधान और उनका क्या हो बेटा, कल्पनाओं का सत्यापन हो, तब तक ये क्रिया चलेगी। विचारों का आदान प्रदान होगा, छात्र शिक्षक से प्रश्न करेंगे, शिक्षक प्रश्नों का उत्तर देगा और दोनों मिलकर के प्रश्न और विश्लेषण, एनालिसिस, परिकल्पना के द्वारा विचारों का क्या करेंगे, आदान प्रदान। इसको हमने क्या नाम दिया, अन्वेषण उपागम। देखो मैंने जीता बोला था, पूरा लिखा दिया, कोई दिक्कत इसमें, कुछ कुछ तो क्लियर हुआ ना। देखो मेन चीज पकड़नी है, कैसी प्रवृत्ति विकास करेंगे, खोज, घटना कैसी होनी चाहिए, रहस्यमय, प्रश्न कैसे होने चाहिए, परिकल्पना से जुड़े हुए, दोनों के बीच आदान प्रदान क्या कहलाएगा, शिक्षण, अध्ययन, अनुनिय क्रिया। तो चार शब्द तो है जिनका संबंध किससे है, अन्वेषण उपागम से। कोई दिक्कत आया समझ में? तो हमने कौन सा उपागम पढ़ा बेटा, अन्वेषण, याद हो गया ना। इस उपागम में आपको सबसे पहले विद्यार्थी के सामने क्या दोगे, ऐसी घटना विज्ञान की दो जिसके किससे जुड़ी हुई हो, रहस्यों से। प्रश्न कैसे हो, परिकल्पना से। हो गए कि नहीं होंगे? और दोनों के बीच क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान। इसको हमने नाम दे दिया अन्वेषण उपागम। लिखो बेटा इसकी विशेषताएं, अन्वेषण उपागम की विशेषताएं। विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि इस उपागम के अंदर विद्यार्थी हमेशा सक्रिय रहता है, तभी तो परिकल्पना बनेगी। विद्यार्थी हमेशा सक्रिय होता है तभी तो उसके सामने परिकल्पना आएगी, तभी तो उसके अंदर रहस्यमय घटना आएगी। और शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक होता है, निर्देशक होता है, जो निर्देश देता रहता है और बच्चा समस्या तक पहुंचता है। तो बच्चे को क्या देनी चाहिए इसमें, रहस्यमय, सरप्राइज देनी चाहिए, अचानक नई नई चीजें, नई नई निर्देश देने चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत करो कि बच्चा मन में परिकल्पना लाए। तो पहला लिखो विशेषता, पहला विशेषता लिखो बेटा, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं तथा शिक्षक के निर्देशन में, तथा शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं, शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो बेटा, विद्यार्थी परिकल्पना का निर्माण करना सीखते हैं। विद्यार्थी परिकल्पना का निर्माण करना सीखते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है, जानने की इच्छा बढ़ेगी बेटा। विद्यार्थियों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे सोचोगे, बच्चे मन में कल्पना ला करके, विचारों ला करके उत्तर करेंगे तो समस्या समाधान का तरीका लिखो बेटा। नेक्स्ट, बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। बच्चों में
समस्या समाधान की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। अब लिखो बेटा इसके कमियां। एक कमी है बहुत बड़ी कमी। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अंदर सभी कक्षा के विद्यार्थी परिकल्पना करके सीखने के योग्य नहीं होते। यानी कि छात्र विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रहता है। शिक्षक तो अपना काम कर रहा है, बोल रहा है, और कुछ विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। और विद्यार्थी तो शिक्षक छात्रों से गिरा हुआ होता है, कुछ बैठे पीछे पीछे फोन ही चला रहे, कोई लेने देने ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है परिकल्पनाओं से। होगा कि नहीं होगा इसके अंदर? तो लिखो बेटा सभी छात्र सभी छात्र सभी छात्र सीखने के लिए सक्षम नहीं होते। सभी छात्र सीखने के लिए सक्षम नहीं होते। सीखने के लिए सक्षम नहीं होते। दूसरा लिखो धीमी गति शिक्षण होता है। विचार करते करते 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता। धीमी गति शिक्षण होता है। शिक्षण हमेशा कैसा होगा बेटा इसके अंदर? धीमा, धीमी गति शिक्षण होगा। ये 2 इसमें बड़ी कमी रहेगी। अब लिखो बेटा प्रच्छा उपागम। दूसरा लिखो प्रच्छा इंक्वायरी, प्रच्छा उपागम। प्रच्छा उपागम लिखो बेटा प्रतिपादक रिचर्ड सचमैन। रिचर्ड सचमैन रिचर्ड सचमैन ये किसने दिया बेटा? रिचर्ड सचमैन ने। लिखो रिचर्ड सचमैन का मानना है कि रिचर्ड सचमैन का मानना है कि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी जिज्ञासा संतुष्टि के लिए अपनी जिज्ञासा संतुष्टि के लिए पूछताछ के माध्यम से आनंद की अनुभूति करते हैं। पूछताछ के माध्यम से आनंद की क्या करेंगे बेटा? अनुभूति करते हैं। ये मानना है किसका? रिचर्ड सचमैन का। पूछताछ मतलब वही प्रश्नोत्तर। एक लाइन लिखो, इसमें बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है तथा यह प्रयास होता है
कि प्रश्न ऐसे हो कि, यह प्रयास होता है कि प्रश्न ऐसे हो कि जिनका उत्तर शिक्षक हां या ना में दे। जिनका उत्तर शिक्षक हां या ना में दे। फिर एक नई लाइन लिखो, बच्चों को प्रश्नोत्तर से पढ़ाना चाहिए क्योंकि। बच्चों को प्रश्नोत्तर से पढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चों को प्रश्नोत्तर से पढ़ाना चाहिए क्योंकि डैश करके 2-3 बिंदु लिखना है। पहला, बताओ बेटा, प्रश्नों से पढ़ाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? सबसे पहला, सबसे मेन, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगर बच्चे प्रश्न करेगा, सक्रिय होगा, उसको टॉपिक के बारे में पता होगा, वो टॉपिक से जुड़ा होगा, तभी तो प्रश्न करेगा, ये तो कहां से करेगा? तो पहला बिंदु लिखो, बच्चे अधिगम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरा लिखो, जब बच्चे सक्रिय होंगे तो शिक्षण कैसा हो जाएगा? सरल बन जाएगा। लिखो, शिक्षण सरल हो जाता है। शिक्षण सरल हो जाता है। शिक्षण सरल होगा, बच्चे जल्दी जल्दी सीखेंगे बेटा। और लिखो, बच्चों में प्रश्न करने की कला विकसित होती है। बच्चों में प्रश्न करने की कला विकसित होती है। बच्चे कैसे बनेंगे बेटा? जिज्ञासु बनेंगे, ज्यादातर जानने की इच्छा रखेंगे। देखो, बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। कैसी प्रवृत्ति बढ़ेगी बेटा? जिज्ञासु, जानने की इच्छा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और क्या होगा? देखो, बच्चों में मानसिक विकास होगा। तर्क चिंतन भी तो होंगे, प्रश्न सीधे कैसे होंगे? देखो, बच्चों में मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास। और लिखो बेटा, क्या होगा? लिखो, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होगी। प्रश्न करके बार बार उत्तर देंगे तो खुद उत्तर निकालने की कला सीखेंगे। समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होगी। तो बेटा, इसलिए बच्चों को किससे पढ़ाना चाहिए? प्रश्नोत्तर से। किसका मानना है? रिचर्ड सचमैन का। अब लिखो, अगला कौन सा है? रचना उपागम। लिखो, रचना उपागम। क्या हुआ रे? बेटा, मेरे को तो पढ़ाने दो कम से कम। मुझे एक बात बताओ, चलें आगे। नेक्स्ट, चलो इधर।
बात किसकी कर रहे हैं? रचना उपागम। अरे मेरे को तो रचना करने दो। जब आपने समझ लिया तो सीधा सीधा लिख देते हैं। लिखो, बातें बंद कर दो प्लीज। वैसे आप बहुत शांति से पढ़ रहे हो, मेरे एक एक शब्द को समझ भी रहे हो, मुझे ऐसा सामने देखते ही पता चलता है। कंसेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास कर रहे हो। चलो तो लिखते हैं। सर आप माइक निकालकर कुछ गुप्त मंत्रणा करते हो, सीक्रेट है या पक्षपात करते हो? सर थोड़ा शॉर्ट में लिखाओ। अरे बेटा मैं तो कभी थ्योरी लिखाता ही नहीं हूं, कहां थ्योरी लिखाई बताओ? इससे शॉर्ट नहीं हो सकता बेटा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। चलो लिखो मित्रों, प्रच्छा के बाद प्रच्छा के गुण, गुण तो मैंने लिखा दिए ना बातों ही बातों में। दोष एक ही है बेटा कि छोटी कक्षा में कम उपयोगी, चाहे कोई भी हो उपागम। छोटी कक्षा में उपयोगी नहीं होते उपागम, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे जो होते हैं मित्रों, वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? तर्क चिंतन करके परिकल्पना का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। चलो इधर। सर पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अनुभव किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आगे। लिखो रचना उपागम। लिखो, इसमें लिखो, अब मैं बोलूंगा फिर पीछे रह जाओगे। इसमें विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान निर्माण करने की क्षमता विकसित करते हैं। नवीन ज्ञान, क्या लिखा बेटा? विकसित करने की क्षमता विकसित करते हैं। लिखा बेटा? सर आपने दल उपागम B1 में नहीं लिखाया था। बेटा B1 में दल उपागम शिक्षण विधि के रूप में लिखा दिया, बात तो वही हुई ना। ये तो है कि आया ही नहीं, लिखाया तो है ही है। नेक्स्ट। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने यह दल लिखा है, पढ़ा थोड़ी रहा हूं। दल लिखा तो आपको भी वही दिया था, वही पढ़ाया था। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, यह उपागम जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। यह उपागम जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है, जेरोम ब्रूनर का मानना है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की रचना कर सके। खुद ज्ञान की क्या कर सके? रचना। इस हेतु, इसी में लिखो, इस हेतु विद्यार्थियों को विषय की
इस हेतु विद्यार्थियों को विषय की मूल प्रकृति व संरचना, इस हेतु विद्यार्थियों को विषय की मूल प्रकृति व संरचना से, मूल प्रकृति व संरचना से अवगत करवाना चाहिए, अवगत करवाना चाहिए, ताकि, अवगत करवाना चाहिए ताकि, डैश करके लिखो पहला बिंदु, सीखना सरल हो जाता है, ताकि सीखना सरल हो जाता है। सीखना क्या हो जाएगा बेटा? सरल। दूसरा बिंदु, पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन संरचना का निर्माण हो, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन संरचना का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब बेटा बच्चा आराम से सीखेगा, विषय वस्तु की मूल प्रकृति समझ जाएगा, तो पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान समझ सकता है। और लिखो बेटा, अधिगम में क्या बढ़ेगी? उसकी रुचि बढ़ेगी। देखो, अधिगम रुचिकर बनता है, अधिगम, अधिगम रुचिकर बनता है। अधिगम कैसा होगा बेटा? रुचिकर बनता है। और लिखो बेटा, ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान स्थायी होता है। ये हो जाएंगे बेटा किसके प्रयास? रचना उपाय। लिखो इसके गुण, एक दो गुण लिख देते इसके भी। लिखो गुण, गुण, गुण लिखो। पहला गुण लिखो बेटा, इसमें क्या होगा बेटा? विद्यार्थी हमेशा क्या रहते हैं इसमें भी? तो सक्रिय होंगे तो पूर्व ज्ञान से क्या बनाएंगे? नवीन। तो शिक्षण क्या हो जाएगा? सरल और प्रभावी। लिखो, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इस कारण सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इस कारण सीखना सरल हो जाता है, सीखना सरल हो जाता है। अच्छा, बच्चे को आप क्या बता रहे हो? पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान, यानी कि बच्चों को विषय की क्या बता रहे हो? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति से बच्चा समझ रहा है, और समझने से क्या कर रहा है? ज्ञान की रचना कर रहा है, ज्ञान को समझ रहा है। तो ज्ञान से ज्ञान की क्या हो रही है बेटा? समझ। बच्चों को क्या बताओगे? पहला ज्ञान। फिर बच्चा क्या करेगा? नया ज्ञान। तो बताओ, पहले ज्ञान से नया ज्ञान बनाया कि नहीं बनाया? तो ज्ञान से ज्ञान समझ विकसित करने का प्रयास किसमें होता है? तो लिखो बेटा, इसमें ज्ञान से, इसमें ज्ञान से ज्ञान को, इसमें ज्ञान से ज्ञान को समझने की, ज्ञान से ज्ञान को समझने की क्षमता तक पहुंचाया जाता है, समझने की क्षमता तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट और लिखो बेटा, इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी, इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी
वह उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी और उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा एक लाइन और। इसमें विद्यार्थी नए तरीके से ज्ञान की रचना करना सीखता है। विद्यार्थी नए तरीके से ज्ञान की क्या करता है बेटा? रचना करना सीखता है। रचना करना क्या करेगा बेटा? सीखेगा। और लिखो, और बताओ आपके हिसाब से कौन सी शक्ति बढ़ेगी विद्यार्थी की? लिखो, विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास होता है, जैसे आपका भी हो रहा है। मानसिक शक्ति का विकास होता है। लिखा बेटा? कौन सी शक्ति विकसित होगी? मानसिक शक्ति। ये होगा बेटा इस विधि के गुण। गुण भी हो गए एक तरह से उपागम के, और दोष तो सब में एक ही है। कौन सा बेटा? एक तो धीमी गति शिक्षण, चाहे परीक्षा का पूछे चाहे इसका, और एक पाठ्यक्रम समय पे नहीं होगा, क्योंकि पूरा काम कौन कर रहे हैं? विद्यार्थी। नेक्स्ट, अब हेडिंग लगाओ सहायक सामग्री। हाँ तो नहीं लिखूं? चलो नहीं लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे आओ। हो गया? समाप्त कर दूं? ओके हैं? तो आप भी तो कह रहे हो गया, ना कह रहे नहीं हुआ। ये डिस्टर्बेंस मत, एक चीज बोलो। चलो ठीक है, अपने पास टाइम है, मैं इसमें यूज करता हूं, ढंग से सुनना। प्यारे मित्रों, थोड़ी सी बात कर रहा हूं किसकी? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, जो आपके लिखी हुई भी है। फटाफट बोर्ड पे आओ एक बार और ढंग से समझ लो। और लिखना तो है, वो एक पेज मैंने आपके दिया है और ऑनलाइन मैंने अपलोड कर दिया है, तो ढंग से देखना। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सबसे पहले याद रखना बेटा, वह सामग्री जो सीखने और सिखाने में सहायता करती है, उसको हमेशा क्या कहते हैं? शिक्षा सहायक सामग्री। क्या कहता है बेटा? शिक्षा सहायक सामग्री। याद रखना, शिक्षा सहायक सामग्री होती है वो मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्रों के लिए क्या होती है मित्रों? उपयोगी होती है। याद रखना मित्रों, प्रश्न पूछ ले तो मंदबुद्धि के लिए उपयोगी कैसे होगी? अगर बच्चा मंदबुद्धि होगा और उसको अगर आप सहायक सामग्री से पढ़ाओगे तो बेटा मंदबुद्धि बालक के अंदर समझने की क्षमता विकसित होगी, सीखने की क्षमता विकसित होगी, और अच्छे से समझेगा और अच्छे से सीखेगा। और वही अगर बच्चा कैसा है मित्रों? प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर जो तर्क करने की क्षमता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? चिंतन करने की क्षमता है, उसमें और अधिक क्या आएगी बेटा? गतिशीलता आएगी, और अधिक तेजी से वो उत्तर देगा। और साथ में मित्रों उसके अंदर और अच्छी क्या आएगी? स्पष्टता, यानी कि क्या आएगी बेटा? एक्यूरेसी आएगी। इसलिए बच्चे को सहायक सामग्री से पढ़ाना चाहिए। याद रखना प्यारे मित्रों, यदि सहायक सामग्री से पढ़ाया जाए तो एक आयोग आया था जिसका नाम था कोठारी आयोग। कौन सा आयोग बेटा? कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग कब आया था? 1964-66 में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। जो ध्यान रखना मित्रों, जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है, ये राजस्थान के उदयपुर के निवासी हैं। ये प्रथम राजस्थानी जो यूजीसी के अध्यक्ष बने थे।
ये मित्रों हमारे पंडित जी नेहरू प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं और प्यारे मित्रों इनको भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इनकी अध्यक्षता में कोठरी आयोग गठित हुआ और इन्होंने कहा कि पूरे देश में सहायक सामग्री अनिवार्य कर देनी चाहिए और साथ में यह भी कहा कि अगर संपूर्ण देश में इसको अनिवार्य कर दिया जाए तो पूरे भारत में इसके माध्यम से क्या आ जाएगी, शैक्षिक क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, शिक्षा में क्या आ जाएगी, क्रांति। इतना विकास होगा कि बच्चे आसानी से इसको क्या करेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे। ध्यान रखना, सहायक सामग्री के प्रकारों की बात करें तो मित्रों सहायक सामग्री को सबसे पहले बांटा गया है इंद्रियों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, इंद्रियों के आधार पर। दूसरा बांटा गया है बेटा प्रक्षेपण के आधार पर। किसके आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रोजेक्शन के आधार पर। तीसरा बांटा गया है तकनीकी या मित्रों हम कहते हैं प्रौद्योगिकी या हम कहते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। और चौथा जो बांटा गया है मित्रों वो बांटा गया है एनसीईआरटी के आधार पर। कितने प्रकार से बांट दिया, 4। इंद्रियों के आधार पर बेटा मुख्य 3 है और टोटल बोले तो 4। मुख्य 3 ही है लेकिन चौथा भी आजकल यहां पर लिया जाता है। सर रिचर्ड परियोजना शब्द कब दिया, 1900 में दिया, लिखा है ना मैंने आपको। नेक्स्ट, प्रक्षेपण के आधार पर कितने प्रकार है, 2। तकनीकी के आधार पर 2 और एनसीईआरटी के आधार पर 6। पूरे 6 एकदम फिक्स। 5 है, 6 कर दो, 6 अगर आपके सामने 5 है तो 6 कर दें, एकदम 6। कितने हैं, 6। कितने होंगे बेटा, 6। रुको जरा, सब्र करो और इधर आओ। ध्यान रखना, शिक्षा सहायक जो सामग्री है इसमें सबसे पहले देखो इधर कितने प्रकार से बांटा, इंद्रियों के आधार पर 4, तकनीक के आधार पर 2, प्रक्षेपण के आधार पर 2 और एनसीईआरटी के आधार पर 6। याद रखना, जो इंद्रियों के आधार पर है इसमें पहला है श्रव्य सामग्री, जिससे केवल क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, केवल सुनी जा सकती। ये आपको खूब सारी आई हुई है रिट के अंदर, लिंग्वाफोन और श्रव्य फोन दोनों। दृश्य, जिससे केवल क्या कर सकते हो, केवल देख सकते हो। और श्रव्य दृश्य वो होगी जिसे देखा भी जा सके, सुना भी जा सके और दोनों किया जा सके। अरे भाई टीवी, कठपुतली डांस कर रही है तो देख भी रहे हो, साथ में वो आवाज भी करता है, याद करो। कंप्यूटर, वृत्त चित्र क्या होती है, वृत्त चित्र क्या होता है, छोटी फिल्म, फिल्म नहीं फिल्म, छोटी फिल्म जो होती है ना मित्रों, उसको क्या कहता है, वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री। और बेटा क्रियात्मक साधन विज्ञान में आया था, याद करो। सर मैथ वाले सर ने बताया कि 1908। बेटा 1908 में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग हुआ था सबसे पहले अमेरिका में। 1900 में शब्द आया, 18 में विधि आई। कोई कंफ्यूजन नहीं, मस्त रहो, व्यस्त रहो, इधर आओ। ध्यान रखना मित्रों, क्रियात्मक साधन प्रश्न आया था 2022 रिट साइंस सेकंड लेवल, निम्न में से किस साधन का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। उत्तर था क्रियात्मक साधन, जिसको हम देखते भी हैं, जिसे हम हाथ भी लगाते हैं और प्रयोग करके, क्रिया करके उसका क्या करते हैं, समस्या का समाधान। तो वो क्या कहलाता बेटा, क्रियात्मक साधन। और ये आया था, यहां आया समझ में। और ये देखो मैंने रिट में यही पढ़ाया था, रिट की है, आज नहीं है। ये देखो फाइल पुरानी है मेरे पास, देख लो आपके सामने। पढ़ना तो आपको पड़ेगा,
और बताऊंगा, रुको जरा, सब्र करना। कहां गया रे? होगी चारों? कोई दिक्कत? केवल सुन सकते हैं, केवल देख सकते हैं, सुन और देख सकते हैं, साथ में क्रिया कर सकते हैं। शरीर की कोई और ज्ञानेंद्रिय, छुआ तो त्वचा भी तो ज्ञानेंद्रिय है, इसका भी प्रयोग किया तो क्रियात्मक। प्रौद्योगिकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के होंगे। ऐसी सामग्री जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फ्लो। और क्या नहीं होगा? जिसके अंदर मित्रों निर्माण शिक्षक कर सकता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके। और हार्डवेयर वो होंगे, तो एक ही बात ध्यान रखना, जिसका निर्माण शिक्षक नहीं कर सकता, जिसको बनाने के लिए इंजीनियरिंग ज्ञान आवश्यक है। तो आप ऑप्शन में से आराम से अलग कर सकते हो, रटना नहीं। एक तो ध्यान रखना जिसमें लाइट नहीं जाएगी, एक याद रखना जिसका निर्माण शिक्षक नहीं कर सकता। जैसे देखो, पुस्तक शिक्षक बना सकता, लिख सकता, चित्र, चार्ट। अगर शिक्षक नहीं लिख सकता तो लाइट वाला ले लो। पुस्तक में लाइटें कब से आने लग गई? मानचित्र, चित्र, ग्राफ, नोट्स, फोटोग्राफ, ये सब क्या होंगे बेटा? सॉफ्टवेयर। और प्रोजेक्टर शिक्षक नहीं बना सकता, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब जो मशीन है, जो यंत्र है, वो सब कौन होंगे बेटा? कठोर, हार्डवेयर। अंतर आया समझ में? उदाहरण नहीं रटने हैं, मेन तरीका देखना कि कैसे बांटा, ताकि उदाहरण कोई भी आए चार ऑप्शन से तुलना करके किया जा सकता। फोटोकॉपी प्रिंट हुआ तो दृश्य, ये सॉफ्टवेयर। मशीन पूछ ले फोटोकॉपी तो हार्डवेयर। मशीन कोई भी आ जाए, हार्डवेयर। क्या होना चाहिए? मशीन, बस खत्म। अगर मशीन नहीं है तो सॉफ्टवेयर। और बोलो नेक्स्ट। प्रक्षेपण के आधार पर कितने प्रकार है बेटा? दो। जैसे प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण। ऐसी सामग्री, कभी रटना मत, ऐसी सामग्री जिसको प्रतिबिंब से पढ़ाया जाता है, वास्तविक उपयोग नहीं करके उसका फोटो लेके पढ़ाते हैं, उसको जूम बड़ा छोटा करके पढ़ाते हैं, वो प्रक्षेपण। और जिसका वास्तविक रूप जैसा है वैसा ही काम में ले लो, वो अप्रक्षेपी। बस ये याद रखना। जैसे देखो, फिल्म स्ट्रिप क्या होती, याद आई? फिल्म स्ट्रिप याद करो, बचपन के वो पल। रील, रील शादी ब्याह में फोटो खींचते थे ना। अरे भाई सा रुको जरा, ये रही, ये देखो, ये रील याद आई? और जब तक फोटो नहीं आते थे शादी का एल्बम, वो रील आ गई तो ये देखते, एक बाबा तू है, वो दिखते थे ना बाबा उसमें। याद करो वो पल जो बीते थे बहुत सारे पहले कल। हाँ वही। ये 1 मीटर लंबी होती है, लगभग 1.5 मीटर। आया समझ में कुछ? नेक्स्ट। ये हो गया प्रक्षेपण। और देखो चित्र जो आपके बना के लाए हो आप, सेम टू सेम होता है। मॉडल, चार्ट, मानचित्र, डायोरामा। हाँ, डायोरामा क्या है ये आपको भी बताता हूं। आईसीटी पढ़ी नहीं है ना, वरना ये डायोरामा वहां मैं डिस्कस कर लेता हूं कभी। डायोरामा, दो चीज याद रखना, इधर देखो दोनों, एक होता डायोरामा और एक होता रेआलिया। आलिया नहीं, रेआलिया। ये दो शब्द आपको नए शब्द हो सकते हैं आपके लिए बेटा। ऐसी सामग्री जिसका निर्माण विशेष समाज के लोग अपने जीवन यापन में करते हैं। किस में करते हैं? जीवन यापन के लिए मॉडल बनाते हैं। जैसे बच्चों के खिलौने,
रामदेव जी का घोड़ा, कठपुतली, घोड़े घोड़े बना के बेच रहे भाई, वो एक मॉडल ही तो हुआ। तो ऐसे मॉडल जो छोटे प्रतिरूप होते हैं मॉडल किसी वस्तु का, और कोई उसको बेच करके बना करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, तो उसको कहा जाता है मित्रों डायोरोमा। उसको क्या कहते हैं? डायोरोमा। और ऐसी सामग्री जिसको किसी समाज संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति अपनी परंपरा के अनुसार काम में लेते हैं, यानी कि वो वास्तविक वस्तु होती है। कौन सी वस्तु बेटा? वास्तविक वस्तुएं। ये मॉडल होते हैं, ये वास्तविक। जैसे कोई पुराने समय की सभ्यता के खिलौने, बर्तन लियो कि भाई पहले ऐसे बर्तन थे, ये आपने सोनार का हथौड़ा लोहार का हथौड़ा लेके आई, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो वास्तविक वस्तु है और उसको बच्चों को मॉडल देख करके पढ़ा रहे हो, तो वास्तविक वस्तु कहलाती है रियालिया। कहीं की पहनावा, कईयों के औजार, बर्तन ला करके हम बच्चों को क्लास में दिखाते हैं बेटा कि उस साइड में ऐसे बर्तन काम में लेते हैं, माटी के बर्तन ऐसे होते हैं, स्टील के ऐसे होते हैं, लाकर बताए, तो वो होता है रियालिया। वो क्या होगा? रियालिया। और ये होगा डायोरोमा। आया समझ में? सर मैजिक लालटेन हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर। बेटा मैजिक लालटेन कह दो, मायादीप कह दो, ये होता है प्रोजेक्टर, और सभी प्रोजेक्टर होते हैं मशीन, तो क्या होंगे? हार्डवेयर। चलो हो गए ये दोनों। अब बेटा एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार है? 6। कौन कौन सा? पहला है ग्राफिक्स। अब इसको मैं पहले तो याद कराता हूं, ढंग से सुनना, अच्छे से सुनना। ग्राफिक सामग्री वह सामग्री होती है जो चित्रित किताब होती है। ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक बच्चों को पढ़ाया जाए जिसपे क्या हो बेटा? चित्र। जैसे आपने कहा ए फॉर एप्पल, तो उसमें एप्पल होना चाहिए। बी फॉर बॉल, तो उसमें बॉल होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी कह रही है ऐसी सामग्री को हमने क्या नाम दिया मित्रों? ग्राफिक सामग्री। आई समझ में? कुछ समझ में आया? तो ये कैसी सामग्री होगी? जिसमें क्या होंगे? कॉमिक्स, चाचा चौधरी की आती है ना, मोटू पतलू की, जो चित्रों के माध्यम से बच्चों की कहानियां होती है, उनको कहते हैं बेटा ग्राफिक्स सामग्री। कार्टून्स, ये सामग्री कैसी होगी? ग्राफिक्स। दूसरी कौन सी है बेटा? त्रिआयामी सामग्री। सर आप अप्रक्षेपी को दृश्य सामग्री बोल सकते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये निर्भर करेगा कंडीशन पर, कंडीशन पर निर्भर करेगा। चलो, त्रिआयामी सामग्री जो वास्तविक हो, जैसे मॉडल, 3D वस्तु। मॉडल त्रिआयामी तो होता है, ग्लोफ लाओ तो लंबाई चौड़ाई मोटाई, या बेटा कोई वास्तविक वस्तु जैसे मैंने कहा अभी रियालिया। श्रव्य वही श्रव्य है, दृश्य प्रक्षेपी वही प्रक्षेपी है, और प्रक्रिया सामग्री जैसे अभिनय, जैसे वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री, या बच्चों को जाकर के सत्य भ्रमण करा रहे हो, तो ये आपके किस में आ जाएगी? प्रक्रिया में, जो कोई ना कोई क्या हो रही है? क्रियाएं। तो एनसीईआरटी ने 6 प्रकार बांटे, याद ऐसे रखना। सबसे पहला कौन होगा? ग्राफिक्स। दूसरा कौन होगा? डिस्प्ले। डिस्प्ले में आते हैं बोर्ड, सभी प्रकार के बोर्ड, और विद्यालय में कितने बोर्ड हैं? 3। कौन कौन सा? श्यामपट्ट, शिक्षक का परम मित्र, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनेल बोर्ड। जिसमें से कक्षा कक्ष में कितने होते हैं? 2 कक्षा कक्ष में होते हैं। कौन कौन से? श्यामपट्ट और फ्लैनेल बोर्ड। और बाहर कौन होता है? अरे कभी स्कूल में गए एग्जाम देने, तो जो ढंग की स्कूल होती है आपने देखा होगा, जैसे मान लो सरकारी स्कूल में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, या उनके देखा होगा दीवार की दोनों तरफ मखमल का मोटा कपड़ा लगा हुआ होता है, और उसके ऊपर बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र, मानचित्र, चार्ट चिपकाए होते हैं, ताकि दूसरा बच्चा देखकर उसको अभिप्रेरित हो, सीखे। और उसको कहते हैं प्यारे मित्रों, कौन सी विधि? कौन सा? डिस्प्ले। कौन सा बोर्ड? प्लेनल बोर्ड। तो ये कक्षा में होता है मित्रों, और ये इनमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गई किसके आधार पर बेटा? एनसीईआरटी। तो याद ऐसे रखना, पहला ग्राफिक्स, दूसरा डिस्प्ले, 3 नंबर पे त्रिआयामी। पहला कौन सा होगा? ग्राफिक्स, दूसरा डिस्प्ले, 3 पे त्रिआयामी, और 4 पे श्रव्य। देखो ग्राफिक्स डिस्प्ले, क्या याद रखोगे? ग्राफिक्स डिस्प्ले त्रिआयामी। पहला क्या है? ग्राफिक्स
डिस्प्ले त्रिआयामी, और फिर श्रव्य प्रक्षेपी प्रक्रिया। श्रव्य प्रक्षेपी प्रक्रिया आया समझ में? सर आप किस बोर्ड पे पढ़ा रहे हो? बेटा अभी स्कूलों में किताबें बदलने में समय लगेगा? ये इंडिया है या कोई चीज देने में समय लगता है? फिलहाल प्रश्न अगर सही करना है तो इन 3 बोर्ड पे ध्यान दे दो, अगर मास्टर बनना है तो। बाकी रघुकुल रीत सदा चली आई। इंडिया है, समय बदलेगा, पाठ्यक्रम बदलेगा, ये चीजें पुरानी चली जाएगी, अपने आप नहीं आ जाएगी, पर रुको जरा, सब्र करो। नेक्स्ट बेटा एडगर डेल, जरूर याद रखना। देखो क्या प्रश्न आएगा डेल से, सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किसने किया? एडगर डेल ने। यह प्रश्न पूछा जाएगा, सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किसने किया? एडगर डेल। पुस्तक कब लिखी? 46। कौन सी? ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। और इसने कौन सी आकृति काम में ली? शंकु। और नाम क्या दिया? अनुभव शंकु। यह कई बार प्रश्न आता है। एडगर डेल ने कौन सी आकृति काम में ली? लिखो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न सीधा आएगा। शंकु या कौन सा शंकु? अनुभव शंकु। अनुभव शंकु। सर रेयालिया किसका एग्जाम्पल है? बेटा रेयालिया दृश्य सामग्री का है, जो एक क्या होगा? मॉडल। नहीं, रेयालिया वास्तविक वस्तु होगी, सॉरी, डायोरोमा मॉडल होगा। चलो देखो बेटा, ये एडगर डेल को समझाता हूं, ढंग से सुनना, फटाफट बोर्ड पे आना। एडगर डेल को थोड़ा सा समझा रहा हूं, इधर देखना। एडगर डेल साहब ने एक शंकु बनाया और उसमें उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया और सबसे ऊपर रखा किसको? शाब्दिक प्रस्तुतिकरण को, वर्बल। बताओ मैं आपके सामने कौन सा प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं? शाब्दिक। और शाब्दिक कैसे प्रकार का होता? 2 प्रकार का, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। 2 ही कर रहा हूं। दूसरा बेटा अप्रक्षेपी, जिसका सीधा उपयोग लेते हैं, फिर है प्रक्षेपी, फिर है प्रत्यक्ष अनुभव। तो देखो उन्होंने सबसे ऊपर किसको रखा? शाब्दिक प्रस्तुतिकरण को, और सबसे नीचे किसको लगा? प्रत्यक्ष अनुभव को। तो बेटा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रभावशीलता में क्या होगी? प्रभावशीलता में क्या होगी? वृद्धि। कैसे? अगर आप बच्चों को केवल शब्दों से पढ़ाओ, लिखकर और बोलकर, उसकी बजाय अगर अप्रक्षेपी चार्ट चित्र का काम लोगे तो इससे ज्यादा प्रभाव इसका होगा। होगा कि नहीं होगा? एक तो मैं केवल लिखूं, केवल बोलूं, एक में चार्ट चित्र लाऊं, तो ज्यादा प्रभाव किसका होगा? अप्रक्षेपी का। किसकी तुलना में? शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की तुलना। और अगर मैं इसकी तुलना में प्रक्षेपी सामग्री लूं तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। और मैं इसकी तुलना में बच्चों को घुमा फिरा करके पढ़ाऊं तो, प्रत्यक्ष अनुभव लूं तो, सत्र भ्रमण कराऊं तो, फिल्म दिखाऊं तो बताओ सबसे ज्यादा प्रभाव किससे होगा? प्रत्यक्ष अनुभव का। तो सबसे कम प्रभाव किसका होगा? इसकी तुलना में इसका प्रभाव ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? प्रत्यक्ष अनुभव। और सबसे कम प्रभाव किसका होगा? शाब्दिक प्रस्तुतिकरण। ये किसने कहा था? एडगर डेल ने। यह है बेटा एडगर डेल का तुलनात्मक अध्ययन, जिसको बोला सापेक्षिक प्रभावशीलता, एक दूसरे सापेक्ष प्रभावशीलता। आई समझ में? तो प्रश्न ऐसे आएगा, सापेक्षिक प्रभावशीलता में बताओ मित्रों, सबसे नीचे किसको रखा? सबसे ऊपर किसको रखा? नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा? प्रभावशीलता नीचे से ऊपर जाने पर कमी, और ऊपर से नीचे आने पर तो लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखना। अगला प्रोफेसर बेनेट साहब ने कहा कि हम सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? आंखों से देखकर। सबसे ज्यादा याद प्रूफ कौन होता बेटा? अरे कभी कोई विवाद होता तो कहता है ना, ये झूठ बोल रहा, मैंने खुद ने देखा, मुझे पूरा याद है, मैंने देखा है। यानी कि देखा हुआ सबसे ज्यादा क्या रहता है? याद। अरे सबसे ज्यादा देखा हुआ क्या होता है? फिर दूसरा, मैंने खुद ने सुना है। तो सबसे ज्यादा याद कौन सा रखा हुआ? देखा और सुना। इसलिए कक्षा में आते हो,
ताकि आप देख रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो देखकर और सुनकर क्या करोगे बेटा, देखकर और सुनकर क्या होगा, सबसे ज्यादा याद। किसने कहा था ये, प्रोफेसर। तो प्रश्न ऐसे आता है, सबसे ज्यादा प्रभाव होता है देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या अन्य साधन से। तो आप कहोगे देखकर। ऐसे प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है मित्रों, ये किसने दिया था, प्रोफेसर बैनल ने। सर फिल्म दिखाओ ताकि पता चले कि एडगर सही है गलत। बेटा एडगर से संपर्क करें। नेक्स्ट बेटा, प्रोफेसर रुलोन साहब कह रहे हैं कि अगर बच्चों को आप सामान्य की तुलना में सहायक सामग्री से पढ़ाओगे तो 38% ज्यादा याद होगा। तो रुलाया कितना परसेंट, 38% ज्यादा रुलाएगा कौन, पीजे रुलान। याद रह जाएगा। सामान्य की तुलना में ज्यादा कब रोओगे, जब याद नहीं होगा। तो 38% ज्यादा याद होगा, पीजे रुलान। और चार्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप प्लेन WW चार्टर लेकर जाओगे तो मित्रों आपका 6 मिनट में 90% समय बच जाएगा। 6 सप्ताह तक आपको 90% बातें याद रहती हैं। कब, जब आप चलचित्र मूवी देखते हो तो मूवी आपको 6 सप्ताह तक याद रहती है लगभग सभी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, साफ। इसलिए डेलगर साहब ने कहा था मूवी से पढ़ाओ। आया समझ में कुछ और गया। तो बताओ सबसे ज्यादा किससे सीखते हो, देखकर और सुनकर। कितना परसेंट, 65%। तो क्लास में कितना परसेंट याद रहता है, 65। और घर जाके करना पड़ता है बाकी। कभी ना अनुभव किया, कैसे रहने दो, दिमाग खराब मत करो। फिर देखो ये श्याम पट है, हमेशा आकार कैसा होगा, शिक्षक का क्या होगा, परम मित्र। और शिक्षक और बोर्ड के साथ कौन कितना होगा, 45 डिग्री का। अरे मैं आपके सामने खड़ा हूं, कितने डिग्री से खड़ा रहूं, तो ये भी देख सकेंगे और वो भी देख सकेंगे। और ये लो 90। बेस्ट फ्रेंड है मेरा ये, इसके बिना हम अधूरे हैं और आप पूरे नहीं हो, आप भी अधूरे। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, विलियम जेम्स ने। और फ्लैनेल बोर्ड तो मैंने पहले ही बता दिया, कक्षा कक्ष में चित्रों को प्रदर्शित करने में काम में लेते हैं। एक ध्यान रखना बेटा, कुछ मॉडल ये आपको थोड़ा सा याद रखना। एक प्रश्न बना किसका, रेडियो का। ये देखो रेडियो से प्रश्न क्या बना था, याद करो। इसका शुरुआत कब हुई, 1927 में। याद आया, रीट के अंदर प्रश्न आया था पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली बार। और प्यारे मित्रों एक आपको याद रखना है थोड़ा सा। ये देखो ग्रामोफोन कैसा होता है, ऐसा। ये ग्रामोफोन है, ये खोज करता और ये सुनकर अपन सीखते हैं। ये इसके ऊपर स्लाइड रखी जाती है, कैसेट आती है, रिकॉर्ड करता है ये, और रिकॉर्ड करने के बाद वापस बोलता है। याद करो पुरानी फिल्मों में एक्टर साहब ये टांग पे टांग रख के सुन रहे और ये धीरे धीरे ये घूम रहा है। और लिंगोफोन ये ऐसा होता बेटा, जो भाषा शिक्षण में हिंदी में काम में लेते हैं शब्दों के उच्चारण के लिए। किसमें लेते हैं बेटा, शब्द उच्चारण। और मित्रों इसके अलावा ये प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। देखो इधर आपने कल्पतरु में जो प्रोजेक्टर देखा वो कौन सा है बेटा, स्लाइड प्रोजेक्टर। ये ऐसा है, ये स्लाइड प्रोजेक्टर है। आपने कभी नाम सुना होगा OHP, ये अक्सर पूछा जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको कहते हैं सिरोपरि प्रक्षेपण, जादुई लैंटर्न वगैरह आप नाम देते हो, वो ये है बेटा। इसके ऊपर क्या होता है, ऐसी सीट रखते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार देखा जाता है। जैसे राजस्थान का नक्शा है, अब इसको ये ऐसा यहां रख दिया, तो पहले क्या, आजकल इतना प्रोजेक्टर, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सामने नक्शा रखते और वो नक्शा फिर यहां आ जाता बोर्ड पे। अब शिक्षक को क्या होता, नक्शा बनाने की आसानी रह जाती। अब वो कह देता ये फलाना, ये ढीकड़ा, ये पोंछड़ा, ये आराम से पढ़ा सकता। इसको बोला जाता OHP, पूरा नाम पूछ सकता। तो ये क्या है बेटा, एक प्रोजेक्टर का प्रकार। धन्यवाद। ओके।